हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। चलिए, उम्मीद करते ठीक होंगे। ये हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड ये वन लाइनर हम लोग कर रहे थे। चलिए, ये 6 क्लास हो चुका है। ये 7वां क्लास है फ्रेंड्स। ये क्लास 7 है। ये एनसीईआरटी आधारित है। चलिए, इसमें हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय, देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय से जितने भी क्वेश्चन बनते हो उसको देखेंगे हम लोग। चलिए, प्लेलिस्ट में डाल दिया गया और 6 क्लास फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जाकर। वस्तुनिष्ठ सार संग्रह कर एनसीईआरटी सार संग्रह करके प्लेलिस्ट बनाया गया है। चलिए, हम लोग इसमें देखते हैं। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? यह सिर्फ संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय याद रखिए 28 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। किसमें? केवल सुप्रीम कोर्ट में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में वृद्धि की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार के द्वारा हटाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के अनुशंसा पर। सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। समानता उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से हुआ किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? राष्ट्रपति के अनुमोदन पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। कितनी है सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति की आयु? 65 वर्ष है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134 का 1। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ता व पेंशन भारत के सिंचित निधि से हम लोग देखे थे 266 का 1 निर्धारित होते हैं। आइए आगे। सर्वोच्च न्यायालय संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय भाग 5 में 124 से 147 अनुच्छेद। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तटस्थ न्यायाधीशों एड हॉक जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 139 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय ये 139 अनुच्छेद 139 घोषित करता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने को बुलाया जा सकता है। किससे? अनुच्छेद 128 से, याद रखिएगा। ये भी तदर्थ न्यायालय एड हॉक जस्टिस भी इम्पोर्टेंट है 127 में। 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने के मुख्य न्यायाधीश की शक्ति। अनुच्छेद 31 में कहा गया उच्चतम न्यायालय के आरंभिक या मूल आधिकारिकता का विवरण। अनुच्छेद 136 में कहा गया है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान है। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय के अपने निर्णयों के पुनर्विचार रिव्यू की शक्ति के बारे में उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय अपने रिव्यू कब लेता है? अपने निर्णय पे ये पुनर्विचार 137 में, याद रखिएगा। 137 मतलब पूरे वर्ड हो जाता है 137, मतलब ये अपने निर्णय पे रिव्यू लेता है। अनुच्छेद ये
एक कटने वाली संख्या नहीं थी, ऐसे ही याद रखिएगा। ये 13 5 रहता कट जाता, लेकिन 37 है ये, मतलब ये पुनर्विचार लेता है 137 से। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति, आई लव यू, यही होता है 143। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेता है। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 140 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किया गया है। केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बात में प्रतिपादित किया है? केशवानंद भारती बनाम केरल। इसमें केशवानंद भारती बनाम केरल में यह मूल संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत, यह किसमें? केशवानंद भारती बनाम केरल 1973। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। संविधान कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा निर्णय अथवा आदेश के पुनर्वलोकन, अनुच्छेद 137 अभी पढ़े थे। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? मूल अधिकारों के परिवर्तन। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। न्यायाधीशों की प्राप्त मुक्तियां, अनुच्छेद 121 में है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय पर संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उससे संबंध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकेगी। न्यायालय की अवमानना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय की अवमानना कंटेम्प्ट के संबंध में सख्त प्रावधान है। 129 में किसका है? सर्वोच्च न्यायालय, और 215 में है उच्च न्यायालय है। किसका है? 215 में उच्च न्यायालय का अवमानना। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत में किसी न्यायालय प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता, अनुच्छेद 124 के साथ। मूल अधिकार को उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 में है। आइए, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन थे प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश। संविधान की व्याख्या संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? राष्ट्रपति को 143 अनुच्छेद आर्टिकल। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा गोरखनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? अनुच्छेद 32। संविधान की आत्मा इसी को कहा गया है, भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार 4 भागों में बांटा जा सकता है। संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 132 में, सिविल विषयों से जुड़ी 133 में, आपराधिक विषयों से जुड़ी 134 में, और विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें 136। संवैधानिक के लिए विषयों से जुड़ी 132 में करेगा, फिर सिविल के लिए 133 में, आपराधिक के लिए 134 में, और विशेष अनुमति से की जाने वाली अपील 136 में।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? कम से कम 10 वर्ष का। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन पढ़े थे अभी 137 आर्टिकल 137 में। भारत के न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम किस क्षेत्र, किस देश से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। लोकहितवाद PIL की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। चलिए फ्रेंड्स, ये हम लोग सर्वोच्च न्यायालय देख लिए, सुप्रीम कोर्ट। अब हम लोग आगे वीडियो में हम लोग गवर्नर करेंगे, राज्यपाल से संबंधित करेंगे। आप लोग एक बार इसको फिर से दोबारा जरूर देख लीजिएगा। ये सब अनुच्छेद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है फ्रेंड्स, ये सब अनुच्छेद 145 जो अभी देखे थे काज पर, ये 147 परामर्श 137 ये रिव्यू लेता है। ये सब एक बार जरूर बढ़िया से आप लोग फिर से देख लीजिएगा, याद रखिएगा। अभिलेख न्यायालय देखिए 139 में है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। वीडियो अच्छे से देखिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। लाइक का आपसे उम्मीद रहता है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। चलिए, जय हिंद।